नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों हम वन लाइनर में बात करेंगे वैयक्तिक वैयक्तिक भिन्नता की। ये जो वैयक्तिक भिन्नता है ये समझो। देखो, व्यक्ति है जो एक शब्द, तो व्यक्ति के जो अपने अपने अलग गुण हैं या दोष हैं, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम वैयक्तिक भिन्नता कहेंगे। वैयक्तिक भिन्नता में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो वैयक्तिक भिन्नता का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वह किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। वैयक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वे हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन। ये जो सन थी इसकी वो थी 1879 में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन जो हैं उन्होंने कहा था कि वैयक्तिक भिन्नता जो है वो क्या होती है और ये क्या नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग गुणों का प्रदर्शित एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग गुणों का प्रदर्शित करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग गुणों का प्रदर्शित करता है या गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये जो बात है, ये पूरी इतनी बात को वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। वैयक्तिक भिन्नता यानी वैयक्तिक भिन्नता क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग गुणों को जो दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, वो क्या है? वैयक्तिक भिन्नता है। आगे अगर हम बात करें वैयक्तिक भिन्नता का जो मुख्य आधार या कारक वो क्या हो सकता है, तो ये जो वैयक्तिक भिन्नता है, वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य आधार या कारक क्या हो सकता है, तो इसका जो मूल कारण है वो होता है वंशानुक्रम। वह हमसे पूछेगा कि वैयक्तिक भिन्नता का जो मूल कारण है वह पर्यावरण है, समाज है या हमारा वंशानुक्रम है। तो वैयक्तिक भिन्नता का मूल जो कारण है वो हमारा वंशानुक्रम ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैयक्तिक भिन्नता में कि वैयक्तिक भिन्नता की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। वैयक्तिक भिन्नता की कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो वह हो जाएगी विनेटिका, एक विधि है विनेटिका विधि। नेक्स्ट बात करें तो है डेक्रोली विधि। नेक्स्ट बात करें तो है डाल्टन विधि। ये जो तीन विधियां हैं, विनेटिका विधि, डेक्रोली विधि और डाल्टन विधि, ये वैयक्तिक भिन्नता की विधियां हैं। आगे अगर हम बात करें तो है कि किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता
का प्रमुख कारण माना। तो ये जो व्यक्ति है वह है मन। एक मन नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बात कही कि मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्हें कहा है कि वंशानुक्रम को वैयक्तिक भिन्नता का जो मूल कारण है वह वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम जो है वह हमारा वैयक्तिक भिन्नता का मूल कारण है। संभवतः व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्ति योग्यताओं की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। कि संभवतः ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तित्व की जो योग्यता है इसको कोई मायने नहीं है। अधिकांश जो देखा जाता है वो व्यक्तित्व की जो भिन्नताएं हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई नहीं है, किसी में राजनीतिक गुण हैं, किसी में बिजनेस के गुण हैं, किसी में चापलूसी के गुण हैं। तो ये चीज़ें जो पाई जाती हैं ये अधिक प्रभावित होती। ये जो बात कही है ये टायलर ने कहा। एक टायलर मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये बात कही है। एक कक्षा में हम बालक की क्षमताओं का आकलन करते हैं। ये क्या है? ये भी हमारी वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा। अगर हम आगे बात करें तो वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक, एक परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों की औसत से जितनी भिन्नता रखता है उससे वैयक्तिक, यहाँ पे ये गलत हो गया, व्यक्ति, हाँ सही, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। जेम्स, ये जो ड्रेवर हैं, इन्होंने ये बात कही है कि जब कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों की औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे हम वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत रखते हैं। एक सामान्य से या ऊपर है या नीचे है तो वो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा वो बच्चा। ये बात कही है इसने। अब वैयक्तिक भिन्नता की अगर हम बात करें तो वो और क्या क्या हो सकती है, तो समझो। वैयक्तिक भिन्नता क्या है? तो अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम जो कि छोटे छोटे भागों में बड़े
पाठ्यक्रम को बांटने के बारे में बताता है। इसे प्रतिपादक जो ये बात कही है, समझो, ये जो वैयक्तिक भिन्नता है, अभिक्रमित अनुदेशन कार्यक्रम जो कि छोटे छोटे भागों में बड़े पाठ्यक्रम को बांटने के बारे में बताता है। ये क्या है? ये हमारी वैयक्तिक भिन्नता है। अब इसी बात को हम कह सकते हैं कि डेफिनीशन के रूप में। वो क्या है? तो डेफिनीशन ये बन जाएगी कि अभिक्रमिक अनुदेशन कार्यक्रम जो कि छोटे छोटे भागों में बड़े पाठ्यक्रम को बांटने के बारे में बताता है। ये क्या? यही जो हमारी वैयक्तिक भिन्नता है। और इसे किसने दिया है? इसे V.F. स्कीनर ने दिया। तो ये तो बात हमारी हो गई वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता में इसने सबसे पहले क्या कहा है वो समझो। ये कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो है हमारे फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। और ये 1879 में इन्होंने ये बात कही थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करता है, ये क्या कहलाएगी? ये वैयक्तिक भिन्नता कहलाएगी। और बात करें कि वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य जो आधार या कारक है वह क्या है? वह हमारा वंशानुक्रम है। और वैयक्तिक भिन्नता की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? तो हो सकती है विनेटिका विधि, डेक्रोली विधि और डाल्टनी विधि। किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम की वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण माना? तो ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ये हैं मन। संभवतः व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये बात टायलर ने कही है। कक्षा में एक बालक की क्षमताओं का आकलन करते हैं, ये भी वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों की औसत से जितनी भिन्नता रखता है, जो भिन्नता है औसत से जितनी कम या ज़्यादा, तो उसे हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये बात जेम्स ट्रेवर ने कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वैयक्तिक जो भिन्नता है वो अभिक्रमिक अनुदेश कार्यक्रम, अभिक्रमिक अनुदेशन कार्यक्रम जो कि छोटे छोटे भागों में बड़े पाठ्यक्रम को बांटने के बारे में बताता है। इस बात को किसने कहा है? V.F. स्कीनर ने कहा है। तो साथियों ये बात हमारी रही वैयक्तिक भिन्नता की। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो कुछ हम बातें और भी कर सकते हैं, क्योंकि वैयक्तिक जो भिन्नता है उसका जो मूल उपयोग होता है वो शिक्षा में ही होता है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं और कैसे नहीं पढ़ाएं। तो आगे हम थोड़ी आपसे बात करना चाहेंगे। ये वो वन लाइनर हैं जिसे प्रश्न के रूप में बार बार पूछा गया है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस बात को आप दिमाग में रख लें। आगे अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समझो, शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वो होता है बालक का। ये जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, शैक्षिक प्रक्रिया में यही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रीगणेश करने वाला जो विचार था, शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रीगणेश करने वाला विचारक था।
तो वो जो विचारक है वह है रूसो। रूसो ने सबसे ज़्यादा ये बात कही कि जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है उसको हम बाल केंद्रित बनाएं, क्योंकि हमें बच्चे को पढ़ाना है, ना कि किसी और को। तो ये जो बात कही है ये रूसो महोदय ने कही है। आगे अगर हम बात करें तो है एक और बात रूसो ने कही है कि प्रकृति, क्या कहा है, प्रकृति की ओर लौटो। ये जो इन्होंने एक वाक्य कहा है ये भी रूसो ने ही कहा है। रूसो कहता है कि प्रकृति को ओर लौटो। प्रकृति का यहाँ पे मतलब वही आ रहा है कि बच्चा में जो कुछ उसकी प्रकृति है उसके अनुकूल हम बात करेंगे। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हम पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चा जिस विधि को मांग रहा है वो विधि हम बच्चे को देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बालक का अध्ययन करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ वे कौन कौन सी हो सकती हैं। बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक जो पद्धतियाँ हो सकती हैं या विधियाँ हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बालक का अध्ययन करने के लिए जो हमारे पास मनोवैज्ञानिक जो विधियाँ हैं वो हैं 4। इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो वह है परीक्षण। दूसरा अगर हम बात करें तो वह है हमारी प्रयोग। तीसरा हमारा हो जाएगा अंतर्निरीक्षण। और चौथे की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी मनोविश्लेषण। ये जो 4 हमारी विधियां हैं प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण, ये बालक के जो अध्ययन करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं वो हैं प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निहित और मनोविश्लेषण। अगर हम आगे बात करें तो ये है कि भारत में 100% साक्षरता, भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए। तो इसको हम अगर एक उसमें कहें लाइन में तो हम कह सकते हैं वो हो जाएगा साक्षरता आंदोलन। साक्षरता आंदोलन के अंतर्गत भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु के लिए कार्यक्रम चलाए गए। और दूसरी बात है नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया वो सबसे पहले किया गया था 1986 में। आगे अगर हम बात करें कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो घोषणा की गई थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो घोषणा की गई थी वह भी हमारी वह की गई थी 1986 में। एक चीज़ समझिएगा ये 1800 और 1900 की जो ये डेटें हैं इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो ये है कि जो भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा पे जोर दिया गया वो हमारा दिया गया था क्या बोलते हैं 1947 के बाद। तो 1947 के बाद की जो भी डेट हैं वे लगभग ज़्यादातर तुक्का में भी ठीक मान ली जाती हैं, क्योंकि फिर हमारा संविधान लागू हो गया था। तो उसी के अनुकूल हम लोगों ने यानी कि हमारे जो उसके जो शिक्षा मंत्री वगैरह थे या जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने अपनी अपनी नई नीतियाँ लागू की। जिला शिक्षा और जो प्रशिक्षण संस्थान है, जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट बोलते हैं, तो इसकी जो स्थापना की गई प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना की गई वो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर की गई। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर वो पूछ लेगा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था जो है, यानी कि जो हमारी डाइट है, जो जिला की जो हमारी जो सीटें हैं या जो जिला में जो संस्थान बनाए गए हैं, उसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई या प्रस्ताव पर की गई, तो वो हमारी नई शिक्षा जो नीति है उसकी सिफारिश पर प्रस्ताव पर की गई है। आगे अगर हम बात करें कि गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है, गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है, यानी कि जो गैर औपचारिक जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत चलाए जाते हैं, तो वो भी हमारे डाइट के अंतर्गत ही चलाए जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीचिंग एजुकेशन जो ट्रेनर जो हमारा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसके ही अंतर्गत हमारी ये होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड जो है का जो प्रस्ताव जो आया था या पारित हुआ, वह भी हमारी नई शिक्षा नीति 1986 के गाइडलाइंस पे हुआ था। अगर हम और थोड़ी सी बात करें तो वो ये है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की जाती है, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो वो भी हमारी डाइट से ही की जाती है। आगे अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो वो ये है कि जो हमारे चल रहा है कि जो एनसीएफ की अगर हम बात करें थोड़ी सी, एनसीएफ 2005 है का प्रमुख सूत्र क्या है, तो वह है शिक्षा भार के बिना, हम ये भी कह सकते हैं कि बिना भार के शिक्षा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिना भार की शिक्षा या शिक्षा भार के बिना, एक ही बात है। एनसीएफ 2005 कहता है का जो प्रारंभ है, एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, गीतांजलि जिन्होंने लिखी, कि किस निबंध से होती है। ये पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो एनसीएफ की बात की गई 2005 की, तो वो जो निबंध है वो है सभ्यता और प्रगति। जो सभ्यता और प्रगति है, इससे हमारी एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है उससे की गई। आगे अगर हम बात करें वह ये है कि जो हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ
पाठ्यक्रम जो हमारा है, पाठ्यक्रम सॉरी पाठ्य पुस्तक करो यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ जो हैं को छोड़कर पुष्ट व गहन बन सकता है, गहन बन सकता है। अनुभव, ये जो अनुभव है इसके लिए इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम के साथ अन्य संदर्भ को छोड़कर पुष्ट व गहन बन सकता है, वो अनुभव है। यानी कि अनुभव पर एनसीएफ ज़्यादा जोर देता है, करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है, और बिना भार की जो शिक्षा है इस पर ज़्यादा जोर देता है। कौन? वो देता है हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ अगर 2005 की बात करें तो वो एक बात और कहता है कि बच्चों के आकलन का जो सही तरीका है वह क्या है। तो बच्चों के आकलन का सही जो तरीका है या विधि है, तरीका है, वह है दैनिक गतिविधि। जो दैनिक गतिविधियां बच्चा कर रहा है उससे हम अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि बच्चा में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या हमारे लिए सुधार करना चाहिए। तो आकलन का जो सही तरीका या विधि की बात करें वह दैनिक गतिविधि हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्यावरण, ये भी एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आ रहा है। पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यापक होना चाहिए। समझो, कह रहा है पर्यावरण की जो चिंता है, यानी जो पर्यावरण का जो मुद्दा जो सबसे बड़ा चल रहा है, तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जागरूकता है, वो हमारे लिए प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों के जहन में, बच्चों के हृदय मस्तिष्क में डाल देनी चाहिए। ये बात भी एनसीएफ 2005 कहता है। यदि बच्चे फेल होते हैं, एनसीएफ 2005 कहता यदि बच्चे फेल होते हैं, यदि बच्चे या बच्चा एक बच्चा भी अगर फेल हो रहा है, विफल हो रहा है, तो सीधा सा आप समझ लीजिएगा कि जो हमारा सिस्टम है वो फेल हो रहा है। सिस्टम वो फेल हो रहा है। वह पूछ लेगा कि एक बच्चा फेल होने का कारण 4 दे देगा, तो हम कह देंगे सिस्टम फेल हो रहा है। और अगर हम थोड़ी सी बात आगे करें कि शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसा है, तो जो शिक्षा का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा है शिक्षा का अधिकार? संवैधानिक अधिकार है। और शिक्षा का जो अधिकार है वो तो संवैधानिक अधिकार है। और अगर हम बात करें कि शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है, तो वह आती है हमारे समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची समझो, समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शिक्षा है जो हमारे भारत की, उसमें राज्य भी जो व्यय हो रहा है उसका जो है बोझ उठाएगा और केंद्र भी उठाएगा। यानी कि जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस सिस्टम जिसको चला रहे हैं, जो शिक्षा हमारी चल रही है प्राइमरी लेवल की, तो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। सीधे समझो कि केंद्र और जो हमारा राज्य है, दोनों का जहाँ पे समन्वय होता है शिक्षा के प्रति, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनसीएफ जो तैयार करता है
वह करता है NCERT, और जो NCFTE तैयार करता है वह करता है हमारा NCT। ये दो चीज़ें समझो कि NCF जो तैयार करता है वह तो NCERT करता है, और NCFT जो तैयार करता है वो NCTE तैयार करता है। तो साथियों, इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो वन लाइनर चल रहा है इसको आप पढ़िए, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आप देखो, विश्वास हम करवाते नहीं हैं, हम उसके प्रमाण देते हैं। आप सीधे से देखिए, जो हमारे 2019 से पहले के पेपर हैं, ऑल टेट देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तुम्हारा यूपी हो, तुम्हारा पंजाब हो, गुजरात हो, कोई भी हो, वहाँ से उठाइए और ये क्वेश्चन ना पूछे हों तो आप मेरे को बताइए, वहीं से उठाते हैं। हम लोग 3-3 4-4 बार टेट दे रखे हैं, हमें सब आकलन होता है। आप पहली बार शायद दे रहे होंगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हम दिक्कत आने नहीं देंगे, क्योंकि मार्गदर्शक का एक ही मतलब होता है, एक ये पुल है और इस पर बम्ब बिछे हुए हैं, और ये जो बम्ब हैं इनकी विशेषता ये है कि इस पर अगर ज़रा सी भी चोट पड़ी तो ये फट जाएंगे। अब इधर आप खड़े हैं और आपको इस तरफ जाना है तो क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर जो पदचिन्ह बने हुए हैं, जो हमारा मार्गदर्शक है वो हमें गाइड करेगा कि इन पदचिन्हों पे चलकर आप आ जाओ और आप इस पुल को क्रॉस कर जाएंगे। तो मार्गदर्शक जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं भी आपकी थोड़ी सी सहायता कर रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है, बन पड़ रहा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।